आज भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन भारत का इकलौता कंपनी जो बिना किसी फंडिंग या इन्वेस्टर के $12 बिलियन के साम्राज्य को खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, आज ये कंपनी एक छोटे से गांव से अमेरिका के दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और व्हाट्सएप को उनके ही मैदान में सीधे चुनौती दे रही है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने लाल किला से देश के युवाओं को स्वदेशी ऐप बनाने के लिए आह्वान किया, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। उसके बाद से इस कंपनी ने अकेले दुनिया के टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बदले जोहो प्रेजेंटेशन, गूगल क्रोम के बदले ओला ब्राउजर और व्हाट्सएप मैसेंजर के बदले एटाटाई ऐप लॉन्च करके टेक मार्केट में धूम मचा दी। ऑफिस सुइट, it's phenomenal. I'm so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. हम बात कर रहे हैं इंडिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न जोहो की। जोहो की कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये उस भारतीय जुनून की कहानी है जिसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स को सीधे टक्कर दी। लेकिन सवाल यह है कि जिस कंपनी ने बाहरी फंडिंग का ₹1 तक नहीं लिया, वो आखिर इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। आखिर कैसे एक छोटे गांव के लड़के ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने अरबों को सॉफ्टवेयर कंपनियों को मात देकर पूरी दुनिया के क्लाइंट्स को अपना बना लिया। कहानी शुरू होती है श्रीधर बोम्बो से। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकलकर वो परिवार में पहले ग्रेजुएट बने। जेईई में ऑल इंडिया रैंकिंग 27वीं, आईआईटी मद्रास से पास आउट और अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी। उनके पास सब कुछ था। 90 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में मोटी सैलरी वाली नौकरी, जो कि हर भारतीय माँ बाप का सपना होता है। बड़ी डिग्री, बड़ा पैकेज, सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो अंदर से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये जॉब उनके लिए नहीं बना है। उन्होंने उस अमेरिकन ड्रीम को ठोकर मार दी जो लाखों भारतीयों का सपना होता है। और 1996 में अपने भाई के साथ वो वापस आए और एक छोटे से कमरे में 2 कंप्यूटर के साथ शुरू किया एडवेंट नेट। एडवेंट नेट की शुरुआत हार्डवेयर बनाने के इरादे से हुई, लेकिन मशीन तो बनी नहीं, ऊपर से सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। फंडिंग का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। दोनों भाइयों ने तुरंत फैसला बदला कि इन्वेस्टमेंट कम चाहिए तो सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाते हैं। असली कहानी तब शुरू हुई जब एडवेंट नेट एक प्रदर्शनी में पहुंचा। उनके सॉफ्टवेयर को जापानी कस्टमर्स ने बहुत पसंद किया और ये ग्राहक अमेरिकी कंपनी HP के महंगे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे। जापानी क्लाइंट्स ने श्रीधर से पूछा, क्या आप वही सुविधाएं हमें छोटे पैकेज और कम दाम में दे सकते हैं? और बस यहीं एडवेंट नेट का मास्टर स्टॉक लॉक हो गया। उन्होंने बाजार की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। उन्होंने देखा कि बड़ी टेक कंपनियां जटिल सॉफ्टवेयर बनाती है जिसे सिर्फ बड़ी कंपनियां ही खरीद सकती है। उनकी रणनीति पक्की हो गई, जो चीज़ बड़ी कंपनियां बड़े लोगों को महंगे में दे रही है, वही चीज़ मैं छोटे लोगों को सस्ते में दूंगा। एडवेंट नेट ने ऐलान किया कि जो सॉफ्टवेयर करोड़ों में बिकते हैं, हम उसे लाखों में बेचेंगे। यानी जो चीज़ बड़ी कंपनियां अरबों में बेच रही थी, उसी चीज़ को यह छोटे क्लाइंट्स को कम दाम में देना शुरू कर दी। और इसी रणनीति पर चलकर कंपनी का रेवेन्यू 2 साल में ही $1 बिलियन तक पहुँच गया। फिर आया साल 2000, .com क्रैश हो गया और रातों रात एडवेंट नेट के 80% क्लाइंट्स गायब हो गए। ये एक त्रासदी थी। दूसरी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन जहां सब घबराए, वहीं श्रीधर ने इतिहास रचने का जुआ खेल दिया। उन्होंने लोगों को निकालने के बजाय पूरी टीम को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगा दिया। क्लाइंट्स तो थे नहीं, इसलिए पूरी टीम ने दिन रात रिसर्च किया और इसी R&D के दौरान उन्होंने क्लाउड सेवाओं की जरूरत को समझा और जोहो सॉफ्टवेयर का जन्म हुआ। पुराने प्रोडक्ट को सुधारा गया और मैनेज इंजन जैसा नया रेवेन्यू सोर्स खड़ा हो गया। जोहो ने वही किया जो बड़े ERP सॉफ्टवेयर करोड़ों में बिकते थे। जोहो ने उसे छोटे पैकेज में लाखों में देना शुरू कर दिया। कम दाम और क्वालिटी से क्लाइंट की संख्या आसमान छू गई। जोहो की सफलता 4 कोर सिद्धांतों पर टिकी है। पहला था प्रीमियम मॉडल, यानी पहले सॉफ्टवेयर मुफ्त में इस्तेमाल करो, जब बिजनेस में पूरी तरह ढल जाओ तब पैसे देना। दूसरा था लो प्रोफाइल रहना। श्रीधर बोम्बो कहते थे कि गुमनाम रहने से मैं बेफिक्र होकर बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और तीसरा और सबसे बड़ा अहम था जियो आर्बिट्रेज। वो जानते थे कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर लेबर महंगा है और भारत में टैलेंट सस्ता। उन्होंने भारत के सस्ते टैलेंट का इस्तेमाल किया और महंगे अमेरिकी बाजार में अपना सस्ता सॉफ्टवेयर बेचकर तहलका मचा दिए। और चौथा था टैलेंट पर भरोसा। उन्होंने IIT IIM के टॉप इंजीनियर्स को खोजने के बजाय सीधे गांव और छोटे शहरों के टैलेंट पर भरोसा किया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए जोहो यूनिवर्सिटी खोली।
जहां 15% इंजीनियर बिना किसी फॉर्मल डिग्री के काम करते हैं। आज जब दुनिया शहर की तरफ भाग रही है, श्रीधर बंबू अपने गांव तेनकासी में बैठकर पूरी दुनिया का बिजनेस चला रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। उनकी रूटीन आज भी ऐसा है कि वो सुबह 4 बजे उठकर यूएस क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, लोकल तालाब में नहाते हैं और शाम को खुद सब्जियां उगाते हैं। जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये उस भारतीय जुनून का सबूत है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हरा सकता है। उनकी सफलता का एक ही पैमाना है, 0 डेट, 0 फंडिंग और मैक्सिमम प्रॉफिट। जो सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह उस इंडियन इंटेलेक्चुअल का प्रतीक है जो मैंगो को सस्ता करके और बड़ों को चुनौती देकर पूरी दुनिया में टेक्निकल का बेताज बादशाह बन सकती है। इनकी कहानी बताती है कि आप किसी भी कोने में बैठकर अपने दम पर दुनिया की किसी भी कंपनी को चुनौती दे सकते हैं। जोहो ने किस टेक कंपनी को सबसे ज़्यादा मुश्किल में डाला होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही ब्रांड्स के अविश्वसनीय किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।